हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इसके पहले वीडियोस में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 101 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिए। आज हम लोग 101 से स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर. So first question is, it consists of two consecutive lines of verse rhyming together, usually in the same meter. What is it? तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसमें दो लगातार लाइंस होती है जो कि एक दूसरे में राइमिंग, एक दूसरे के साथ राइम्ड होती हैं, यूजुअली इन द सेम मीटर, जो कि एक सेम मीटर में एक दूसरे के साथ राइम्ड होती हैं। व्हाट इज़ इट? ये क्या है? कितनी लाइंस होती हैं? 2 लाइंस होती हैं और एक साथ राइमिंग टुगेदर होती है, यूजुअली सेम मीटर में होती हैं। तो ये क्या है? ए ट्रिपलेट, बी स्टैंजा, सी कपलेट, डी नन ऑफ दीज। तो ये क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर है ये ट्रिपलेट। तो आपका देखिए 3 लाइंस का हो गया, बी स्टैंजा जो है 4 लाइंस का हो गया, तो ये हमारा कपलेट होगा। सी इज़ द राइट आंसर। कपलेट सी इज़ द राइट आंसर। ये 2 लाइंस का होता है और एक दूसरे के साथ राइम्ड होता है एंड एक ही मीटर में ज़्यादातर होती हैं। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसर इंट्रोड्यूस इनटू ब्रिटिश पोइट्री। चौसर ने क्या इंट्रोड्यूस किया है ब्रिटिश पोइट्री में? ए सोनेट, बी बैलेड, सी एपिक, डी हीरोइक कपलेट। तो सोनेट नहीं है, बैलेड नहीं है, एपिक नहीं है, डी इज़ द राइट आंसर, हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट को ब्रिटिश पोइट्री में चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था। डी इज़ द राइट आंसर, हीरोइक कपलेट। क्लियर? नेक्स्ट, it is a nihilistic art movement. It flourished in Europe early in the 20th century. It is based on irrationality and negation of the laws of beauty. It is. ये क्या है? ये एक निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट है। ये शून्यतावाद कला का मूवमेंट है। ये इट फ्लोरिस्ड इन यूरोप अर्ली इन द 20th सेंचुरी में यूरोप में फ्लोरिस्ड हुआ, फला फूला। इट इज़ बेस्ड ऑन इरेशनैलिटी एंड नेगेशन ऑफ द लॉज ऑफ ब्यूटी। ये जो है बेस है, किसमें बेस है? ये तर्कहीनता और सौंदर्य की जो नियम होते हैं उसकी उपेक्षा करता है। ये क्या है? ए डैडाइज्म, बी सिंबॉलिज्म, सी फ्यूचरिज्म, डी नन ऑफ दिस। तो ये क्या है? तो आपका सही आंसर है ए डैडाइज्म। ये क्या है? डैडाइज्म है, जो कि आपको ध्यान रखना होगा कि ये इरेशनैलिटी एंड नेगेशन ऑफ लॉ ऑफ ब्यूटी की उपेक्षा करता है। तो ये आपका डैडाइज्म है। ए इज़ द राइट आंसर, डैडाइज्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, टिशनजारा, मार्शल ड्यूचैम्प, मैन रे एंड मैक्स अर्नेस्ट आर अमंग द एक्सपोनेंट ऑफ। तो ये सब जो हैं ये आपके किसके प्रतिपादकों में से हैं? किसके एक्सपोनेंट्स हैं? ए एक्सप्रेशनिज्म, बी इम्प्रेशनिस्ट, सी डैडाइज्म, डी निहिलिज्म। तो इस आपका राइट आंसर क्या होगा? ये सब आपके सी डैडाइज्म के एक्सपोनेंट्स हैं। ओके, डैडाइज्म के एक्सपोनेंट्स हैं। C is the right answer, Dadaism. Next, the standard meaning which is opposed to its meaning in the figurative use is called. जो स्टैंडर्ड मीनिंग है विच इज़ अपोज इट्स मीनिंग द फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड, उसके जो स्टैंडर्ड मीनिंग है, जो मीनिंग इन द फिगरेटिव मीनिंग होती है उसके विपरीत होती है, वो क्या है? द कैनोनोटेशन मीनिंग, बी द सेंस मीनिंग, सी लिबरल मीनिंग, सी लिटरल मीनिंग, डी इमेजिज्म। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। ऐसी मीनिंग जो उसकी फिगरेटिव मीनिंग से स्टैंडर्ड मीनिंग जो होती है वो विपरीत होती है, दैट इज़ द लिटरल मीनिंग। ओके, तो सी इज़ द राइट आंसर, द लिटरल मीनिंग। द लिटरल मीनिंग इज़ द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, डेनाउमेंट क्या है? ए रेजोल्यूशन, रेवलेशन, रिसोरेक्शन, नन ऑफ दिस। तो ये हमारा ए आंसर सही होगा, रिजोल्यूशन। ये क्या होता है? रेजोल्यूशन। डेनाउमेंट होता है आपका रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज। जो एक सिलेक्शन होता है, एक सिलेक्शन और उसका अरेंजमेंट वर्ड्स का होता है किसी राइटिंग या स्पीच में, उसको क्या कहते हैं? ए लैंग्वेज, बी पैशन, सी फिक्शन, डी डिक्शन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आई थिंक पता होगा आपको, डी डिक्शन। ओके, डिक्शन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट,
एनी वर्क ऑफ लिटरेचर विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड, कोई भी वर्क लिटरेचर का जो कि निर्देश देने के लिए तैयार होता है वो क्या कहलाता है? ए डिडैक्टिक, बी डायक्रिटिक, सी एपिसेडियम, डी एपिस्टल। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाएगा कोई भी वर्क जो कि इंस्ट्रक्ट देने के लिए तैयार रहता है, निर्देश देने के लिए तैयार होता है, वो क्या कहलाता है? ऐसे वर्क्स को हम लोग क्या कहेंगे? ए इज़ द राइट आंसर, डिडैक्टिक। ऐसे वर्ड्स डायरेक्टिक कहलाते हैं। डायरेक्टिक इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ए सॉन्ग और हिम्न ऑफ मॉर्निंग कंपोज टू परफॉर्म्ड एज ए मेमोरियल टू अ डेड पर्सन इज नोन एज। एक सॉन्ग होता है जो मौन किया जाता है किसी पर्सन की डेथ पर, उसके स्मारक के तौर पर, मेमोरियल के तौर पर परफॉर्म करने के लिए जो शोक गीत होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए लिरिक, बी बैलेड, सी डायर्ज, डी नन ऑफ दिस। तो सी इज़ द राइट आंसर, डायर्ज। ओके, क्लियर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज, एक कॉमिक वर्स होता है, हास्य वर्स हो गया, इरेगुलर होता है, तो वो क्या होता है? ए कॉमेडी, बी ट्रेजेडी, सी फार्स, डी डॉगरल। तो हियर इज द डी राइट आंसर, डॉगरल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉगरल कहेंगे। ओके, डी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, angry young man is the phrase which was first used in 1956 largely by journalists following the premiere of angry young man is एक फ्रेज है जो यूज़ किया गया था, फर्स्ट 1956 में फर्स्ट यूज़ किया गया था लार्जली बाय जर्नलिस्ट के द्वारा। तो ये फॉलोइंग द प्रीमियर ऑफ, तो ये किसका प्रीमियर है? तो ए इब्सन्स ए डॉल्स हाउस, बी जी.बी. शाह आर्म्स एंड द मैन, सी जॉन ऑसबॉर्न्स प्ले लुक बैक इन एंगर, डी नन ऑफ दिस। तो हियर इज द सी इज द करेक्ट आंसर, जॉन ऑसबॉर्न्स प्ले लुक बैक इन एंगर। आपका सी राइट आंसर हो गया, जॉन ऑसबॉर्न्स प्ले लुक बैक इन एंगर में। ओके, नेक्स्ट, रबी बेन एजरा, माइलास डचेस, प्रोफियाज लवर, इवलियन होप एंड फ्रा लिपोलिपी आर फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, आइडेंटिफाई द ऑथर। तो इन सब की ऑथर का नाम क्या है? ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी शैली, सी गोल्ड स्मिथ, डी ड्राइडेन। तो हियर इज द ए इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये आपके जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए काफ़ी पॉपुलर थे, तो कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ड्यूस एक्स मशीना इज अ लैटिन कॉल्क फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर। ड्यूस एक्स मशीना एक लैटिन क्लॉक फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से है, वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर जो कि किसके लिए यूज़ होता है? ए मैकेनिक फ्रॉम हेवन, बी गॉड फ्रॉम हेवन, सी गॉड विद ऑल पावर, डी गॉड फ्रॉम द मशीन। तो हियर इज द डी इज करेक्ट आंसर, गॉड फ्रॉम द मशीन। तो यूज कहाँ पे होता है किया गया? गॉड फ्रॉम द मशीन, डी इज द करेक्ट आंसर, गॉड फ्रॉम द मशीन। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन अ शीट इज फोल्डेड टू मेक 12 लीव्स इट इज नोन एज। जब किसी शीट को हम 12 बार फोल्ड करते हैं, किसी 12 लीव्स में फोल्ड करते हैं, जब किसी शीट को 12 लीव्स में फोल्ड करते हैं तो वो किस नाम से जानते हैं? ए रेक्टो, बी वर्सो, सी फोलियो, डी ड्यूडिसिमो। सो हमारा करेक्ट आंसर है डी ड्यूडिसिमो। रेक्टो देखिए क्या हो गया, किसी बुक का फ्रंट पेज जो हो गया वो आपका रेक्टो हो गया, और वर्सो हो गया आपका बैक पोर्शन जो हो गया डैट इज़ वर्सो, एंड फोलियो आपके पेजेस पन्ने हो गए, तो ये हो गया। एंड ड्यूडिस्मो जो हो गया, जो 12 लीव्स किसी शीट के हम 12 लीव्स कर लेते हैं, तो डैट इज़ द ड्यूडिस्मो। ओके, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ड्यूडिस्मो। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ अ फिक्शनल सोसाइटी विच इज़ क्वाइट अपोजिट टू ओटोपिया। इट इज़, तो ये एक फिक्शनल सोसाइटी है, माने काल्पनिक एक समाज है जो कि क्वाइट अपोजिट टू ओटोपिया, जो कि ओटोपिया है उससे अपोजिट, विपरीत है। तो ये क्या है? तो ए आर्केडिया, बी डिस्टोपिया, सी कॉमनवेल्थ, डी नन ऑफ दिस। तो हियर इज़ द करेक्ट आंसर बी डिस्टोपिया। जो ओटोपिया एक समझ लीजिए आपका गुड प्लेस हो गया, डिस्टोपिया आपका एक बैड प्लेस हो गया, इसका उल्टा हो गया, तो ये डिस्टोपिया इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय हक्सले इज एन इंस्टेंस ऑफ। जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो हक्सले का है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इंस्टेंस है?
A. Campus fiction. B. Dystopian fiction. C. Mystery fiction. D. None of these. तो B is the correct answer, dystopian fiction. ये जो है आपका इंस्टेंस किसका है? dystopian fiction का. B is the correct answer. Clear? Next, a short descriptive poem of rural or pastoral life is known as. एक जो शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम होती है जो रूरल और पेस्टोरल लाइफ पर होती है, मतलब देहाती ग्रामीण लाइफ में जो होती है शॉर्ट इस डिस्क्रिप्टिव पोएम, डेट इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? ए. कॉमिक रिलीफ. बी. इंटरल्यूड. सी. पेस्टोरल्स. डी. एक्लॉग्स. तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्लॉग्स. ये डी इज़ द करेक्ट आंसर. ये हम एक्लॉग्स के नाम से जानते हैं, जो पेस्टोरल देहाती ग्रामीण उसमें जो शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम्स होती हैं, डेट इज़ कॉल्ड एक्लॉग्स. डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ पोइट्री हैज समथिंग ऑफ यूबी सन मोटिव दस फार्मूला ऑफ वेयर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट. कौन सी पोइट्री का काइंड होता है जिसमें संत मोटिव, यूबी संत मोटिव जो है वो फार्मूला है कि वेयर आर दे, वे कहाँ है, पर ऐसे लेमेंटिंग करते हैं, तो इस तरह की हम काइंड ऑफ पोइट्री को क्या कहेंगे? ए. लिरिक. बी. एलिजी. सी. बैलेड. डी. एपिक. तो हियर इज़ द बी करेक्ट आंसर, एलिजी. जब हम किसी के सॉरो डेथ पर लेमेंट करते हैं या सॉरो फील करते हैं तो डेट इज़ एलिजी. इस तरह की हम इस तरह काइंड ऑफ पोइट्री को हम एलिजी कहेंगे. क्लियर? बी इज़ द करेक्ट आंसर, एलिजीज. नेक्स्ट, लिसिडास, थायरसिस एंड एडोनिस आर, ये सब क्या है? आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा. ए. ड्रामेटिक रोमांसेस. बी. कॉमेडीज. सी. पेस्टोरल एलिजीज. डी. सोनेट्स. तो ये हमारी सी पेस्टोरल एलिजीज हैं. अब हमको आप बताइएगा ये तीनों किसकी पेस्टोरल एलिजी है, उन्होंने किस पर लिखी हैं. ओके, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा. क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते हैं. तो इसमें हमारा आंसर सही क्या हो गया? पेस्टोरल एलिजी. ये सब हमारी पेस्टोरल एलिजीज के एग्जाम्पल्स हैं. सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट, स्पेंसर एस्ट्रोफिल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ. स्पेंसर का जो एस्ट्रोफिल है किसकी डेथ पर लिखा गया? ए. फिलिप सिडनी. बी. आर्थर हॉलम. सी. एडवर्ड यंग. डी. नन ऑफ दीज. तो ये किसके लिए लिखा गया है? तो ये हमारा ए करेक्ट आंसर है, फिलिप सिडनी. ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर, फिलिप सिडनी. ओके, चलिए नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग इज़ नोन एज. मतलब किसी के जो फीलिंग है, किसी के जो दुख है उसके एंटर कर जाना, उसको बहुत अच्छे से समझना, उस पर एंटर कर जाना, वो क्या कहलाता है? ए. एम्पैथी. बी. सिंपैथी. सी. होम्योपैथी. डी. कैथारसिस. तो ये आपका एम्पैथी कहलाता है. एम्पैथी क्या हो गया? मीन्स किसी के दुख को हम समझते हैं तो डैट इज़ द सिंपैथी. और किसी की सहानुभूति होती है. एम्पैथी का मीन्स भी हो गया, बट हम उसके दुख में अपने आप ही को देख लेते हैं कि उसका दुख में हम इतने मगन हो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, उसमें एंटर कर जाते हैं, तो उसका दुख हमें अपना ही दुख लगने लगता है. उसकी जगह हम अपने आप को ही देखने लगते हैं, उसकी फीलिंग में उसकी जगह हम अपने आप को ही उस समझने देखने लगते हैं. तो डैट इज़ द एम्पैथी. That is called empathy. A is the correct answer. Clear? चलिए नेक्स्ट, दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सेंस एंड ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन लाइन ऑफ द पोएम टू द नेक्स्ट लाइन. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा टर्म है जो कि लगातार जो एक सेंस होता है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होता है किसी लाइन का, वो दूसरी लाइन तक जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मतलब कि रन ऑन द नेक्स्ट लाइन, उसको हम क्या कहेंगे? रन ऑन द नेक्स्ट लाइन. मतलब उसकी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन और जो सेंस होता है वो हमें दूसरी लाइन पे भी एक लाइन से दूसरी लाइन तक पहुंचाता है, उसको उस टर्म को हम क्या कहेंगे? ए. कंस्टेंसी. बी. एसोनेंस. सी. इंजैबमेंट. डी. डिनोमेंट. तो इसका आंसर होगा सी. इंजैबमेंट. ये होता है जो ग्रामेटिकली या सेंस उसके लाइंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करते हैं, उसमें जाते हैं ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन के उसमें, तो डैट इज़ द इंजैबमेंट. उसको हम लोग इंजैबमेंट कहेंगे. सी इज़ द करेक्ट आंसर. Okay, C is the correct answer. I prefer to divide epic into primary epic and secondary epic, the adjectives being purely chronological and implying no judgment of value. The secondary here means not the second rate but what comes later and grows out of the primary, who divides the epic into primary epic and secondary epic here.
आई प्रेफर टू डिवाइड एपिक इंटू प्राइमरी एपिक एंड सेकेंडरी एपिक। क्या है इसमें प्रेफर होता है कि दो डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एपिक को और सेकेंडरी एपिक में। एपिक को दो तरह में डिवाइड करते हैं। द एडजेक्टिव्स बीइंग्स प्योरली क्रोनोलॉजिकल एंड इम्प्लाइंग नो जजमेंट्स ऑफ वैल्यू। और जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो बीइंग प्योरली क्रोनोलॉजिकल एंड इम्प्लाइंग नो जजमेंट, कोई जजमेंट और उसकी वैल्यू नहीं दिखाते हैं, तो वो क्रोनोलॉजिकली प्योरली क्रोनोलॉजिकली होते हैं। द सेकेंडरी हियर मीन्स नॉट सेकेंड रेट बट व्हाट कम्स लेटर एंड ग्रोज। यहाँ सेकेंडरी का मीन्स द सेकेंड रेट नहीं है बट व्हाट कम्स लेटर, जो कि बाद में आया हो, एंड ग्रोज किया हो आउट ऑफ द प्राइमरी, जो कि पहले से बाद में आया हो, ग्रो किया हो यहाँ। तो ये डिवाइड्स इनटू एपिक, इनटू प्राइमरी एपिक एंड सेकेंडरी एपिक हियर। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एपिक को किसने डिवाइड किया है, ये टोटल मिला के पूछा गया है कि जो डिवाइड किया है प्राइमरी एपिक और सेकेंडरी एपिक को, तो ये किसने डिवाइड किया है। तो ए जे हिल्स मिलर, सी एस लेविस, सी हैरोल्ड ब्लूम, डी नॉर्थरोप प्रायर। तो हियर इज द राइट आंसर बी, सी एस लुइस। तो इसको किसने डिवाइड किया है, सी एस लुइस ने। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंडरी एपिक इज नोन एज। सेकेंडरी एपिक और किस नाम से जानते हैं, ए लिटरेरी एपिक, बी नॉवेल, सी बैलेड, डी फिल्मी एपिक। तो ए इज द करेक्ट आंसर, लिटरेरी एपिक इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसको सेकेंडरी एपिक को हम लिटरेरी एपिक से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ए कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग इज नोन एज। किसी भी राइटिंग के पीस में जो सबसे पहले कोटेशन आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। जो कोई भी बुक होती है उसके पहले अगर कोटेशन सबसे पहले लिखा होता है फ्रंट पेज में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए एपिग्राफ, बी प्रोलॉग, सी कोट्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफ। किसी भी राइटिंग के पीस ऑफ राइटिंग में अगर जो सबसे बैगनी में कोटेशन से स्टार्ट होता है, कोटेशन लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफ। ओके, इसको हम लोग एपिग्राफ के नाम से जानते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, दिस इज ट्रू लिबर्टी व्हेन फ्री बॉर्न मैन हैविंग टू एडवाइज द पब्लिक में स्पीक फ्री, विच ही हु कैन एंड विल डिजर्व हाई प्रेज, who neither can nor will may hold his peace. What can be juster in a state this than this? This is the quotation translation on the title page of Areopagitica, a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England. This quotation is from Euripides' ancient Greek play The Supplements, also called the Suppliants Maidens or the Suppliants Women, by which literary term is the quotation known. तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं दिस इज ट्रू लिबर्टी व्हेन फ्री बॉर्न मैन हैविंग टू एडवाइज द पब्लिक में स्पीक फ्री। पब्लिक जो है लिबर्टी स्वतंत्र होती है, जो मैन होता है वो फ्री होता है बोलने के लिए। फ्री बॉर्न मैन होते हैं वो जनता को एडवाइस देने के लिए फ्री होते हैं। विच हु कैन डू, वो जो कर सकते हैं वो करेंगे। डिजर्व टू हाई प्रेज, जो ऐसे लोग हाई प्रेज को डिजर्व करते। हु नाइदर कैन नॉर, और जो नहीं करते, जो नहीं कर सकेंगे कर सकते, तो मे होल्ड हिज पीस, वो शांत रहते हैं। जो कर सकते हैं, जो फ्री हैं, फ्री बॉर्न मैन है वो एडवाइस, पब्लिक को एडवाइस देते हैं और वो फ्रीली बोलते हैं, तो वो करते हैं और कर सकते हैं और करेंगे भी। एंड जो वो डिजर्व करते हैं प्रेस के लिए, और जो नहीं कर सकते, जो नहीं करेंगे, तो वो पीस, शांति रखते हैं। तो इससे ज़्यादा क्या स्थिति न्यायपूर्ण हो सकती है ये। तो आगे क्या कह रहे हैं, दिस इज द कोटेशन, ये कोटेशन है ऑन द टाइटल पेज ऑफ एरियोपेगिटिका। एरियोपेगिटिका जो है स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन की स्पीच है। ये ऊपर जो कोटेशन है स्पीच है। तो संसद को बिना लाइसेंस की छपाई के लिए स्वतंत्रता दे के लिए मिस्टर जॉन मिल्टन का एरोपेगिटिका में इनकी स्पीच है, भाषण है इनका। दिस कोटेशन एरोपेडियंस एंशियंट ग्रीक, जो कि एंशियंट ग्रीक का एरोपेडियस है। द सप्लिएंट्स आल्सो कॉल्ड, जिसको सप्लिएंट्स भी कहा जाता है, एंड कॉल्ड द सप्लिएंट्स मैडन्स और सप्लिएंट्स वोमेन
फिनोमेन भी कहा जाता है, वो उससे लिया गया है। बाय विच लिटरेरी टर्म इज़ द कोटेशन नोन, इस तरह के लिए लिटरेरी टर्म को हम, इस तरह कोटेशन को हम किस लिटरेरी टर्म से जानते हैं? तो ए एपिग्राफ, बी एपिग्राम हो जाएगा यहाँ, सी एपिटैप, डी एपिथेट। तो हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर हो गया एपिग्राफ। इस तरह का अभी हमने ऊपर देखा जो कोटेशन से शुरुआत होती है बिगनिंग, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफ। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। It is a short speech often in verse which is addressed directly to the audience by an actor at the end of the play। ये एक डायरेक्ट शॉर्ट स्पीच होती है जो often in verse में होती है, अक्सर वर्स में होती है। which is address, जो कि डायरेक्ट एड्रेस करती है ऑडियंस को किसी एक्टर के द्वारा प्ले के अंत में। क्लियर। तो क्या है? ए एपिलॉग, बी प्रोलॉग, सी फॉरवर्ड, डी नन ऑफ दिस। तो इस तरह के हम को एपिलॉग कहेंगे। एक प्ले का एक्टर शॉर्ट स्पीच देता है एट द एंड ऑफ द प्ले, तो डेट इज कॉल्ड ए एपिलॉग। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एपिलॉग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। It is an experience of a sudden and striking realization. Christianity, it refers to a realization that Christ is the Son of God, reveals the magnificence of God's presence. Western churches celebrate the visit of Magi is a revelation of the incarnation of the infant Christ. They celebrate it on January 6th. It is, तो इसमें क्या कह रहे हैं? इट इज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ अ सडन एंड स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन। क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं ये इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ सडन एंड स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन। ये एक अचानक से हुई, एक अचानक से जो एहसास होता है, सडन एंड स्ट्राइकिंग, अचानक से होने वाला जो एहसास होता है उसका अनुभव है। क्रिश्चियनिटी, इट रेफर्स टू रियलाइजेशन दैट क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ गॉड। इस क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी है, ये एक अचानक से होने वाला एक सडन एक्सपीरियंस है, एहसास है। इट रेफर्स टू रियलाइजेशन, ये रियलाइज कराता है कि क्राइस्ट जो है गॉड के सन है, सन भगवान के बेटे हैं। इट रिवील्स द मैग्निफिशेंट ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, ये जो है भगवान की मैग्निफिशेंस, भगवान की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। वेस्टर्न चर्चेज सेलिब्रेट द, जो वेस्टर्न चर्चेज है वो सेलिब्रेट करते हैं विजिट ऑफ द मैगी एज रेवल्यूशन ऑफ द इनकैर्नेशन ऑफ द इन्फेंट क्राइस्ट। जो शिशु क्राइस्ट है, इन्फेंट क्राइस्ट है, उनके इनक्रेशन के उसमें विजिट ऑफ द मैगी, इसको सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? दे सेलिब्रेट इट ऑन जनवरी 6th। इट इज़, तो जनवरी 6 को वो इस विजिट ऑफ द मैगी इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या है? ए क्रिसमस, बी गुड फ्राइडे, सी एपिफैनी, डी नन ऑफ दिस। तो दिस इज कॉल्ड सी एपिफैनी। एपिफैनी, इसको 6 जनवरी को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिफैनी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। ए सॉन्ग और पोएम इन ऑनर ऑफ ए मैरिज इज नोन एज, एक सॉन्ग है, पोएम इन ऑनर ऑफ ए मैरिज, मैरिज के ऑनर में सॉन्ग को गाते हैं, तो क्या कहा कहते हैं इसको? ए एपिथैलेमियम, बी वेडिंग सॉन्ग, सी मैरिटल स्टेटस, डी नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या है? ए इज़ द करेक्ट आंसर, एपिथैलेमियम। तो दैट इज कॉल्ड एपिथैलेमियम। एपिथैलेमियम इज द राइट आंसर। ए सॉन्ग और पोएम इन ऑनर ऑफ मैरिज इज नोन, मैरिज के ऑनर में सॉन्ग या पोएम गाते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिथैलेमियम। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ tombstone or monument in memory of the person buried is known as epitaph, while an adjective or phrase which express a quality or attribute is regarded as characteristics of the person of or thing mentioned is। तो ये क्या है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन और मोनूमेंट इन मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड। जब किसी पर्सन को बरीड करते हैं तो उसके मोनूमेंट में, उसके टॉम्बस्टोन में इंस्क्राइब कर दिया जाता है। इसको किस नाम से, किससे जानते हैं? एपिटैप कहते हैं जिसको। वाइल इन एडजेक्टिव और फ्रेज विच एक्सप्रेस एज क्वालिटी और एट्रीब्यूट इज रिगार्डेड कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सन मेंशन्ड इज, व्यक्ति, जो ये एडजेक्टिव और फ्रेज है, किसी जो पर्सन हो गया, थिंग हो गई, उसकी गुण, उसके एट्रीब्यूट, क्वालिटी और रिगार्ड में जो विशेषता और गुण उसके बताता है, तो वो क्या कहलाता है? ए एपिथेट, बी एपिक, सी बैलेट, डी ग्रेव। तो दैट इज कॉल्ड ए एपिथेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज एपिथेट। ए इज द राइट आंसर, एपिथेट। क्लियर।
सो फ्रेंड्स, आज हमने ये 30 क्वेश्चंस और देखे, 130 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको आई होप समझ में आए होंगे अच्छे से। आपको अगर फ्रेंड्स अच्छे लग रहे हो और आप चाह रहे हो इसकी हम और क्वेश्चंस और लेके आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यू व्यूअर्स है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू लिटरेचर टर्म की एमसीक्यूज़ में न्यू क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।